अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ सिटी न्यूज़ के इस इंटरव्यू में आप तमामी का इस्तकबाल है। मैं हिंदुस्तान एक अजीब मसले से, एक अजीब मामले से दो चार है। सबसे ज़्यादा अभी मुसलमानों के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम कौम के अंदर सबसे बड़ा एक भी जो मसला और एक बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है वो हिजाब का चल रहा है। आज उसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के सदर तंजीम जनाब सलमान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपको क्या लगता है कि यही इशू बनना चाहिए? एक हिजाब हिंदुस्तान के अंदर एक इशू के तरीके से उसको देखा जा सकता है क्या? देखिए, हिजाब कोई मसला नहीं है, बल्कि वो बहुत से मसाइल का हल है। लेकिन जब लोगों के दिलों में नफ़रत घर कर जाती है, वो नफ़रत की सियासत करते हैं, नफ़रत ही में उठते और बैठते हैं, तो उसके नतीजे में वो हर अच्छी चीज़ को मसला बना देते हैं। और ऐसी नफ़रत का कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने हिजाब को भी मसला बनाया। अदरवाइज़ हिजाब कोई मसला नहीं है, बल्कि बहुत से मसाइल का हल है। वो हमारे दीन का हिस्सा है और हम समझते हैं कि वो एक फ़ंडामेंटल राइट भी है। आपने जैसे कि अभी कहा कि एक फ़ंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट और यूनिफॉर्मिटी यानी कि स्कूल के कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ये जो दो डिस्कोर्स और दो जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दोनों चीज़ें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये है कि हर आदमी को इस बात का इख्तियार है कि वो अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक, अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक अमल करे। और जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं या यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन अगर ये महसूस कर रहा है कि डिसिप्लिन के नुक़्ते नज़र से एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाए, तो आप यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब तो कर सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई ऐसा यूनिफॉर्म सजेस्ट करें जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो आप यूनिफॉर्म रखिए और यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त दीजिए। इससे ये वो यूनिफॉर्म का मकसद फौत नहीं होता। तो हमारे ख्याल से यही चीज़ पहले से प्रैक्टिस में भी थी, अब अननेसेसरी इस चीज़ को मुद्दा बनाया गया है ताकि इसके ज़रिए से सोसाइटी को पोलराइज़ किया जाए और राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। जैसा कि आपने अभी आखिरी में ये कहा कि राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए और पोलराइज़ किया जाए, तो इस चीज़ को आप आगे और इलॉबरेट कीजिए कि किस तरीके से ये पोलराइजेशन का मामला हिजाब को लेकर होगा। देखिए, इस पूरे इशू को समझने के सिलसिले में ये समझिए कि इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पिछले कई सालों से, दसियों सालों से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आती हैं और उनके हिजाब की वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। किसी और के जो मजहबी प्रैक्टिसेस है, कोई बिंदी लगा कर आता है, कोई चूड़ी पहन कर आ रहा है, कोई ब्राह्मण है तो जनेऊ पहन कर आ रहा है, कोई सिख है तो तुरबान पहन कर आ रहा है, उसकी वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन इस मुल्क में कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें ऐसी हैं जिनकी पूरी सियासत की बुनियाद ही ये है कि मुसलमानों को डिमोनाइज़ किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टारगेट किया जाए, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए और उसके ज़रिए से दूसरे लोगों को कंसोलिडेट किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। तो हम ये कहेंगे कि उनकी सियासत भी नफ़रत के लिए है और उनकी नफ़रत सियासत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो इलेक्शन जीतते भी इसलिए ताकि इसके ज़रिए से नफ़रत फैलाई जाए, नफ़रत को प्रोपोगेट किया जाए। तो मुख्तलिफ़ इशूज़ में, चाहे वो CA NRC का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक़ का मामला हो, या ऐसे दसियों मामलात में आप देखेंगे कि सिंगल आउट करके मुसलमानों को टारगेट करने की, हरास करने की कोशिश हो रही है। और यही मामला इस केस में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि मैं एक कैंपस में पढ़ा हूँ, मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो जिस कैंपस के अंदर हम रहते थे, जिस कैंपस के हमने अंदर एजुकेशन हासिल किया, तो कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि बाजू बैठने वाला कोई दूसरे धर्म का है, कुछ दूसरे मज़हब का है। तो अब क्या हालात बन गए कि कैंपसेस के अंदर इतनी हेट्रेड, इतना जो है सो जज्बा, इतना मामला बढ़ गया है मज़हब को लेकर। देखिए, नफ़रत लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में पहले भी थी, लेकिन अब चूँकि सियासी सरपरस्ती उस नफ़रत को हासिल हो गई, इसके नतीजे में वो ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले हम नफ़रत को इतनी शिद्दत से नहीं महसूस करते थे, लेकिन अब जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत की विचारधारा को मानते हैं, उनका मामला ये है कि वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी तादाद में हैं, वही लोग मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वही लोग सियासी क़ुव्वत के भी हामिल हैं। इसके नतीजे में वो पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो दोस्त जो एक साथ उठते बैठते थे, अब वो मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। तो यकीनन पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, और हर इंसाफ पसंद शख्स को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद शख्स को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए।
जैसे कि आपने कहा कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये चीज़ें कैंपसेस के अंदर बढ़ रही है, तो इन चीज़ों को लेके एजुकेशन कितना नुकसान के अंदर आ रहा है, एजुकेशन का कितना नुकसान हो रहा है? जाहिर सी बात है कि जब आप नफ़रत करने लगते हैं और नफ़रत ही में जीने लगते हैं तो उसके नतीजे में आपकी पूरी शख्सियत रिड्यूस हो जाती है। फिर ज़िंदगी के जो बड़े मसाइल हैं, बड़े सवालात हैं, उस पर आपकी तवज्जो नहीं जाती। अब आप देखिए ये पूरे मसले को जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कर्नाटका में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सी टीचर्स की वैकेंसीज़ खाली है जहाँ पे गवर्नमेंट जो उन वैकेंसीज़ को फुल नहीं कर रही है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन मौजूद नहीं है। 2 साल में पेंडेमिक के नतीजे में बदतरीन तौर पर एजुकेशन का लॉस हुआ। अब होना ये चाहिए था कि उन सब चीज़ों पर चर्चा हो कि 2 साल से पेंडेमिक में जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए, जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं उनको वापस स्कूल्स में कैसे लाया जाए। लड़कियों के बारे में हम जानते हैं कि हमारे समाज में, पूरे देश में ये मामला है कि उनकी एजुकेशन पे कम तवज्जो दी जाती है। ऐसे में तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एजुकेशन हासिल कर सकें, लेकिन आप ऐसा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एकेडमिक इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। उससे आगे बढ़कर जो एक जो कम्युनल हारमोनी का जो मामला होता है, सद्भावना का, भाईचारगी का जो मामला होता है, उसको भी जानबूझकर कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर तो कई सियासी पार्टी हैं, कई लोग जो है सो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और हिंदुस्तान की यकसानियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब मामलात से उसको कितना दंड पहुंचा, उसका कितना नुकसान हो रहा है? यकीनन नुकसान तो हो रहा है ना। जब आप किसी शख्स के फंडामेंटल राइट को ख़त्म करते हैं, उसकी डिग्निटी से खिलवाड़ करते हैं, तो आप पूरे देश से खिलवाड़ करते हैं। देश देखिए लोगों से मिलकर बनता है, ये ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये असलन लोगों से मिलकर बनता है। यहाँ का कल्चर है, यहाँ की तहज़ीब तमद्दुन है, ज़ुबानें हैं, ये जो पूरी डाइवर्सिटी है, जब आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे तो आप देश को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वरना आप ना डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना लोगों के मजहबी अक़ायद को इज़्ज़त दे रहे हैं, ना उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप इज़्ज़त दे रहे हैं, बल्कि जो लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप लोगों को तोड़ रहे हैं तो बेसिकली आप देश को तोड़ रहे हैं। तो यकीनन एक तो पूरी स्पिरिट के हवाले से, रूह के हवाले से ये पूरे देश को तोड़ने वाला काम है। दूसरा, इस सब के नतीजे में जो डेवलपमेंट की बात है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं हट जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में देश की, मुल्क की बदनामी हो रही है। और हम समझते हैं कि इसको रोका जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके नतीजे में आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेट कर रहे हैं, बेसिक उसूलों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और मुल्क को जो है वो अंदर से भी और बाहर से भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम औरतों को दबा कर रखा जाता है। सीधी सीधी बात ये कही जाती है कि उनको प्रेस किया जाता है, उनको दबा कर रखा जाता है। जबकि हमने ये पूरे मामले के अंदर देखे, हिजाब के अंदर की मुस्लिम लड़कियों ने ही अप फ्रंट आकर इसको लड़ाई लड़ी है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, हिजाब उसका एक साधन है क्या? हिजाब उसका एक टूल बन सकता है उनको दबाने के लिए? देखिए, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से या इस्लाम की तरफ से औरतों को दबाया जाता है, ये तो इंतहाई फजूल बात है। इस बात को कभी कबूल नहीं किया जा सकता। और ख़ुद हमने रिसेंट पास्ट में ये देखा कि इस मुल्क की जो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस मूवमेंट पूरे देश में अगर कोई चली तो वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट थी, शाहीन बाग की मूवमेंट थी, जिसको मुस्लिम औरतों ने चलाया और उन्होंने अपने अमल से साबित किया कि उनको दबाया नहीं गया। आप इस पूरे हिजाब के इशू में भी देख रहे हैं तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियां अपने हुकूक़ के लिए लड़ रही हैं, वो ख़ुद इस बात का इंडिकेशन है कि ये बुज़दिल नहीं है, ये विक्टिम नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, ये मज़लूम नहीं है और इसको किसी सेवियर की ज़रूरत नहीं है, किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक दबाने की बात है तो राइट विंग फोर्सेस की तरफ से, हिंदुत्व की ताकतों की तरफ से यकीनन जो मुस्लिम औरतों को दबाया गया, दबाने की कोशिश की गई, उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। ये फसादात के दौरान भी हुआ, दीगर बहुत से मौक़े पे भी हम देखते हैं कि राइट विंग फोर्सेस तो उनको दबाने की कोशिश करता है। हिजाब बेसिकली औरतों को एम्पावर करता है, उनको मजबूत करता है और वो अपनी मर्ज़ी से उसको पहन रहे हैं, तो किसी और को क्या आपत्ति होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो दबाने का मामला है ये बेसिकली उस वक्त होता है जब आप उन पर पाबंदी लगाते हैं कि आप हिजाब पहनकर क्लासेस में नहीं आ सकते हैं, जब आप उनको ये पाबंदी लगाते हैं कि आप ये पहनकर यहाँ दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो ये बेसिकली दबाना है। और जो लोग बेसिकली उसको निजात दिलाने की बात कर रहे हैं वही असलन उसको दबाने की, ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक बैनर लगाया गया था, मेरा आप सवाल उससे है कि पहले हिजाब फिर किताब। तो क्या हिजाब के मामले में एजुकेशन का मामला दबाया जा रहा है या एजुकेशन को कम करने की ख़वातीन के अंदर या फिर लड़कियों को उससे एजुकेशन से रोकने की बात मुस्लिम कम्युनिटी में खुद हो रही है? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो खुले तौर पर बेवकूफ़ाना बात है
पहले हिजाब फिर किताब या पहले किताब फिर हिजाब कहना ऐसा ही है जैसे आप कहें कि पहले खाना फिर पानी फिर ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है कि इंसान खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, ऑक्सीजन भी लेगा। ये बेवकूफ़ी की बात है। क्या आप ये कहते हैं कि पहले ब्राह्मण जो जनेऊ पहनता है वो जनेऊ या पहले किताब? क्या आप किसी से कहते हैं कि पहले जो है वो रक्षाबंधन के दरमियान राखी पहन के आते हैं तो पहले राखी या पहले किताब? एक सिख जो है वो तुरबान पहन के आता है तो आप कहते हैं कि पहले तुरबान फिर किताब। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। एक इंसान हिजाब भी पहनेगा और किताब का मुताला भी करेगा, किसी को तकलीफ़ क्या है उसमें? ये आप किसी दूसरे मज़हब पर जब ये लॉजिक अप्लाई नहीं करते तो आप सिर्फ मुसलमानों पर ये लॉजिक क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जब आप किसी और से ये क्यों नहीं कहते हैं कि पहले बिंदी या पहले किताब, पहले जनेऊ या पहले किताब, पहले तुरबान या पहले किताब, पहले राखी या पहले किताब, पहले टीका या पहले किताब? तो फिर मुसलमानों से क्यों कहा जा रहा है कि पहले हिजाब या पहले किताब? ये तो एक नॉनसेंस बात है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एजुकेशन के अंदर लड़कियों का जो तनासुब है वो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्या ये पूरा मामला उस चीज़ को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए, उस रफ्तार को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, हम समझते हैं कि इस पूरे मामले के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम समझते हैं कि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को अपने ईगो का मसला बनाया, अना का मसला बनाया। कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसने इस पूरे मामले को अपनी अना का मसला बना लिया। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। दूसरी तरफ जो है वो हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के दिलों में नफ़रत है, जानते बूझते वो ये सब कुछ करते हैं, उनकी वजह से भी ये मसला हुआ। तीसरा ये कि कुछ लोग इससे जो है वो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने राजनीतिक फ़ायदे के लिए चीज़ की। तो यकीनन इसमें ये सारे पहलू शामिल हैं कि मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन से दूर किया जाए, मुसलमानों को ह्यूमिलेट किया जाए, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा की जाए और जो है वो अहम असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए, इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जाए, अपनी अना की तस्कीन की जाए। तो ये तमाम फैक्टर्स इसके अंदर शामिल है जिसके तहत लोगों ने ये सारा प्रोपेगेंडा और ये सारा मसला जो है खड़ा किया। मैं आपको एक वाक़या जो हुआ पूरे हिजाब के मसले में, मनियाड़ के पास जो एक स्कूल के अंदर एक लड़की के ऊपर जय श्री राम के स्लोगन्स हैकलिंग की गई, उसको बार बार जय श्री राम के जो है स्लोगन्स उसके ऊपर लिए डाले गए, तो उस लड़की ने जिस तरीके से जवाब दिया, तो क्या इस तरीके का जज्बा पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के अंदर आना चाहिए और उस जज्बे को परवान उनके सरपरस्तों ने किस तरीके से करना चाहिए? यकीनन वो जज्बा काबिल सताइश है, वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मौजूद है और उस जज्बे को बढ़ना भी चाहिए। इस पूरे वाक़े के सिलसिले में बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जब आप अपने खुदा का नाम दूसरों से नफ़रत के इजहार के लिए यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप दूसरे को छोटा नहीं करते, अपने आप को और अपने खुदा को छोटा कर लेते हैं। तो कोई आदमी जय श्री राम कह रहा है या भगवा पहन रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप ये चीज़ किसी और की नफ़रत में कर रहे हैं तो आप ख़ुद ये देखिए कि आप अपने आस्था को या अपने मज़हब को या अपने लाइफस्टाइल को नफ़रत के ज़रिए से डिफ़ाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियां बुर्का किसी और को जलाने के लिए तो नहीं पहनती, किसी और की दुश्मनी में नहीं पहनती। तो मैं तो समझता हूं कि ये बेसिकली मोरल बैंकरप्सी की निशानी है, एक मोरल क्राइसिस की निशानी है, आइडेंटिटी क्राइसिस की निशानी है, जिसमें आपकी पूरी आइडेंटिटी बेसिकली जो किसी और की दुश्मनी, किसी और की नफ़रत पर आधारित हो गई है। इससे जो है वो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी को बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदा नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा हम ये खुलकर कहते हैं कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए नुकसानदा है कि वो अपने पूरे मज़हब को जो है वो, उनके मज़हब को कुछ लोग जो है वो सिर्फ नफ़रत के प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से जो है वो अपने मज़हब की आज़ादी के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मज़हब का इस्तेमाल वो जिन देवी देवताओं को भी मानते हैं, जिन खुदाओं को भी मानते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, उसका इस्तेमाल मोहब्बत के प्रचार और प्रसार के लिए हो, दूसरों से नफ़रत करने के लिए नहीं हो। बाकी जहाँ तक उस लड़की ने मामला किया तो हम समझते हैं कि वो बड़े एतमाद की निशानी है। जब आप एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो उसी के नतीजे में ये तवक्कुल, ये यकीन और ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये थे जनाब सलमान अहमद साहब, SIO के नेशनल प्रेसिडेंट। इन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज से पूरे हिजाब का जो मसला हिंदुस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर चल रहा है उसको समझाने की और उसको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस चीज़ को इशू बनाया जा रहा है। ये मामला अभी जुडिशल के अंदर है, कोर्ट के अंदर है। उम्मीद करते हैं कि जुडिशल भी इसको क़ानून के दायरे में, फंडामेंटल राइट्स के दायरे में इसके ऊपर फ़ैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।